हेलो स्टूडेंट। आज 9th क्लास में इतिहास के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय रूस की क्रांति, रूस की क्रांति, उसके विषय में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं, संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। और रूस की क्रांति पढ़ने से पहले यह जान लें कि अगर रूस की क्रांति की बात करें तो रूस की क्रांति के पीछे, जैसे कि हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को पढ़ा, फ्रांस की क्रांति को पढ़े, जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि फ्रांस की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी, तो उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित थी। ठीक उसी प्रकार से अगर रूस की क्रांति की बात किया जाए तो रूस की क्रांति किस विचारधारा से प्रभावित थी, तो समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित थी, समाजवाद की विचारधारा से। जब हम लोग फ्रांस की क्रांति जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ पर उदारवाद के विषय में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है कि उदारवाद क्या है और उदारवाद का अर्थ क्या है, तथा उदारवादी जो थे किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, उस राष्ट्र में किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर अब स्पष्ट है, क्योंकि हमने पृष्ठभूमि जब बता रहे थे कि फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन सी विचारधारा है, तो उस क्रांति को पढ़ाने से पहले हमने ये आप लोगों को यह संपूर्ण रूप से डिस्कशन किया था कि फ्रांस की क्रांति के पीछे किसकी प्रेरणा थी, उदारवाद की प्रेरणा थी, और रूस की क्रांति के पीछे किसकी विचारधारा, कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, तो समाजवाद की विचारधारा काम कर रही थी। अब यहाँ से थोड़ा सा, अब समाजवाद कहाँ से आएगा, यह विचारधारा कहाँ से आएगी और किस प्रकार से यह रूस में क्रांति का कारण बन जाएगी, यानी कि रूस के लोगों को क्रांति करने के लिए उत्प्रेरित करेगी। तो इसको जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है। हमने कहा था कि फ्रांस की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी, तो उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित थी। उदारवाद किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं है, वह किसकी विचारधारा है, तो मध्य वर्ग की विचारधारा है, मध्य वर्ग की विचारधारा है। अब ये आप बात करेंगे कि मध्य वर्ग आता कहाँ से है, यह मध्यवर्गीयों का निर्माण किससे होता है, ये मध्यवर्गी कौन हैं, तो इस बात की चर्चा हमने फ्रांस की क्रांति के दौरान किया था। हमने कहा था कि जब फ्रांस में जो वर्ग आधारित समाज है और उस वर्ग आधारित समाज के अंतर्गत हमने चर्चा किया था कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो तृतीय स्टेट के व्यापारी, बड़े व्यापारी, ये लिखा होगा किताब में, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। हमने वहाँ पर भी इस तरह से पढ़ाने के क्रम में कहा था कि इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसी से मध्य वर्ग का निर्माण होगा। और जब हम लोग उदारवाद पढ़ेंगे, संपूर्ण रूप से उदारवाद पढ़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये उदारवादी कौन थे और उदारवादी किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए, जो मध्य वर्ग है, यह मध्य वर्ग कहाँ से आता है, तीसरे स्टेट से आता है। और तीसरे स्टेट में जो शिक्षित है, हम कह सकते हैं कि जो शिक्षित है तथा संपन्न है, संपन्न यानी जिसके पास धन है, वह क्या है, वही उसी वर्ग से, उन्हीं लोगों से मध्य वर्ग का निर्माण होता है। ये संपदा संपन्न क्यों है, क्योंकि ये व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, उद्योगपति हैं जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उनके पास व्यापार से और उद्योग से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्जित किए हैं। उसी तरह से ये अदालती कर्मचारी हैं, चाहे वकील हैं, चाहे
ये संक्षेप में हमने कहा था कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो कि राज्य कर्मचारी के रूप में सेवा देते हैं और उनको रोजगार प्राप्त है और उस रोजगार के आधार पर जो वेतन मिलता है उससे वे क्या हैं, संपन्न हैं और शिक्षित तो हैं ही। और इसी वर्ग से क्या होता है, इन्हीं लोगों से मध्य वर्ग का निर्माण होता है। ये मध्यवर्गीयों की विचारधारा को ही हम लोग उदारवाद के नाम से जानते हैं। यह कब विचारधारा प्रचलित हुई, तो यह विचारधारा 18वीं सदी में प्रचलित हुई, 18वीं सदी में। यद्यपि अगर इस विचारधारा की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह विचारधारा केवल 18वीं सदी नहीं बल्कि उससे पूर्व अगर हम 14वीं और 15वीं सदी की बात करें तो 15वीं सदी के अंतर्गत 16वीं सदी के अंतर्गत जो पुनर्जागरण का काल होता है, जो धर्म सुधार का कार्य होता है, उससे लोगों में एक राजनीतिक चेतना जागृत होती है और उस राजनीतिक चेतना ही ये मध्य वर्ग का आधार बनती है, या कहें कि वह राजनीतिक चेतना ही उदारवाद का आधार बनती है। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर सोचा जाए तो संपूर्ण रूप से उदारवाद का विकास कहाँ हुआ, 18वीं सदी में हुआ। और इस उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित प्रथम क्रांति कौन सी हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। अब यहाँ पर देखिए कि ये उदारवादी जो थे उन्हें क्या कहा, ये जो उदारवाद की विचारधारा रखने वाले लोग थे उन्हें क्या कहा गया, उदारवादी कहा गया। यानी कि मध्य वर्ग को ही बाद में चल करके क्या कहा जाएगा, उदारवादी कहा जाएगा। और जब अगली साल यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, यानी कि 10th क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत जो ये मध्यवर्गीय हैं, जो ये उदारवादी हैं, उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो उन्हीं को हम लोग राष्ट्रवादी उदारवादी के नाम से जानेंगे। यानी ये जो मध्य वर्ग है यही मध्य वर्ग उदारवादी बनता है। और यूरोप में जब हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ेंगे 10th क्लास के अंतर्गत, तो यही उदारवादी क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी उदारवादी कहलाएंगे। यानी जो परिवर्तन की मांग करने वाले लोग होंगे, उदारवाद की विचारधारा वाले लोग होंगे, उन्हें ही हम लोग राष्ट्रवादी उदारवादी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि यह फ्रांस की क्रांति की विचारधारा है जिसके आधार पर फ्रांस में क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति के संबंध में कुछ अन्य चीज़ें जो हम लोग जान चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति की विचारधारा क्या है। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा की अगर बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मुख्य मांग थी। और उस फ्रांस में जो क्रांति होती है तो फ्रांस में क्रांति संपन्न होने के बाद फ्रांस में परिवर्तन होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। और इस राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही साथ वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार के जिस प्रकार का परिवर्तन फ्रांस में होता है उसी प्रकार के परिवर्तन पूरे यूरोप में करने की मांग उठने लगती है। यही कारण है कि फ्रांस में जो क्रांति होती है उसका प्रभाव न केवल फ्रांस में पड़ता है, न केवल यूरोप में पड़ता है, बल्कि अगर एशिया की बात किया जाए, अफ्रीका की बात किया जाए या फिर पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे विश्व में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देखा जाता है। और पूरे विश्व में 19वीं और 20वीं सदी में 19वीं व 20वीं सदी में 20वीं सदी में इस उदारवाद की विचारधारा पर बहस होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह उदारवादी जिस प्रकार के परिवर्तन की मांग करते हैं वह परिवर्तन जनतंत्र पर आधारित है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। और यही कारण है कि 19वीं और 20वीं सदी के अंतर्गत जो भी परिवर्तन के समर्थक लोग हैं वह क्या चाहते हैं, उदारवाद की विचारधारा के अनुसार परिवर्तन चाहते हैं, अपने भी राष्ट्र में उसी प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं। और इसका प्रभाव न केवल फ्रांस की क्रांति का प्रभाव न केवल यूरोप में बल्कि विश्व में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नाम आया होगा आपके किताब में राजा राम मोहन राय, जो पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा आधुनिक भारत के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नाम है उनका राजा राम
मोहन राय। एक और नाम दिया होगा आपकी किताब में, डेरोजियो, डेरोजियो। यह भी क्या थे, बंगाल के एक क्रांतिकारी नेता थे जो शिक्षक भी थे। और यह भी क्या थे, यह दोनों लोग किसकी विचारधारा से प्रभावित थे, उदारवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। और ये लोग भी चाहते थे कि भारत में जो भी परिवर्तन हो, जो भी राजनीतिक व्यवस्था हो, वह किसके आधार पर हो, उदारवाद की विचारधारा के आधार पर हो। तो संपूर्ण रूप से कहने का मतलब है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस में देखा गया, बल्कि यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, और यदि हमारे देश भारत की बात करें तो हमारे देश में भी इसका प्रभाव देखा गया। यानी कि नए सिरे से उदारवाद की विचारधारा पर पूरे विश्व में बहस होना प्रारंभ हो गया। क्यों प्रारंभ हो गया? क्योंकि उदारवाद की विचारधारा किस प्रकार की परिवर्तन की मांग कर रहे थे। तो देखिए उसका बेस क्या है। तो फ्रांस की क्रांति का जो नारा है वही उस उदारवादियों की मेन सोच है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और यही आधार है उस उदारवाद की विचारधारा का। तो हम पहले ये जानते हैं कि 19वीं और 20वीं सदी के यूरोप की अगर बात किया जाए, चाहे एशिया की बात किया जाए, तो उस सदी के दौरान किस किस प्रकार की विचारधारा थी। देखिए कोई भी समाज होता है तो किसी एक विचारधारा का नहीं होता है। किसी भी समाज को उठाकर देख लीजिए, और अगर एक विचारधारा का है तो फिर विरोध नहीं होगा। तो अगर विरोध है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कई मत हैं, कई विचारधाराएं हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। अगर एक विचारधारा कोई परिवर्तन करने की मांग कर रहा है तो दूसरी विचारधारा उसका विरोध कर रही है, इसका स्पष्ट कारण है। और तत्कालीन यूरोप के यदि समाज का अध्ययन किया जाए तो तत्कालीन यूरोप के समाज के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन यूरोप में किस प्रकार की विचारधाराएं थी। तो उदारवाद की विचारधारा थी, उदारवाद की विचारधारा थी नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो रूढ़िवाद की विचारधारा थी, और नंबर 3 की बात करें तो रेडिकल थे, रेडिकल, जिनको हम लोग परिवर्तनवादी कहते हैं, परिवर्तनवादी, या इनको ही क्रांतिकारी कहा जाता है, क्रांतिकारी कहा जाता है। तो तत्कालीन यूरोप के समाज का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन यूरोप में किस प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी। तो एक तो थी उदारवाद की विचारधारा, दूसरी की अगर बात करें तो रूढ़िवाद की थी, और तीसरे की बात करें तो रेडिकल्स की थी। ये तीनों विचारधाराएं आपस में एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया कर रही थी, और इन तीनों ही प्रकार की विचारधाराओं के अनुसार जो व्यवस्था कायम करना चाहते थे, जो राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे, उसी को हम लोगों को देखना है। तो नंबर 1 देखते हैं कि उदारवादी किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो उदारवाद के संबंध में हम लोगों ने कुछ जाना, अभी कुछ जाने उदारवाद। उदारवाद अभी हम लोगों ने जाना कि यह 18वीं सदी की विचारधारा है, 18वीं सदी की विचारधारा है। यह विचारधारा किसकी है? तो मध्यवर्गीयों की है, मध्यवर्गीयों की है। यह किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं है। यह क्या है? परिवर्तन के समर्थक हैं। यह क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग यह जानें कि ये उदारवाद होता क्या है, उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो शब्द उदारवाद लिबरलिज्म से लिया गया है। लिबरलिज्म से लिया गया है, जो लातिनी भाषा के शब्द लिबर शब्द से लिया गया है, लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी उदारवाद या उदारवादी किसको कहते हैं? जो आज़ाद ख्याल के लोग होते हैं, जो आज़ाद पसंद लोग होते हैं, जो निरंकुश राजतंत्र के द्वारा जो बंधन वाली सरकार है
जो कर्तव्यों और बंधनों वाली सरकार है उससे मुक्त होने की जो बात करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। इसीलिए हमने संपूर्ण रूप से कहा कि उदारवाद का अर्थ क्या होता है, आज़ाद, यानी ऐसे लोग जो आज़ाद ख्याल के होते हैं, मुक्त विचारों वाले होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उदारवादी कहा जाता है। और उनकी विचारधारा को हम लोग उदारवाद कहते हैं। यह नंबर 1 हो गया। यह अभी हमने कहा कि उदारवाद कब आया, तो 18वीं सदी में आया। और किसके उदारवाद की विचारधारा किसकी विचारधारा है, तो मध्यवर्गीयों की विचारधारा है। ये मध्यवर्गीय के विषय में हमने चर्चा किया कि मध्यवर्गीय कौन थे। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, यह किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, यह किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था कायम करना चाहते थे। तो हम इसको देखते हैं। जो उदारवादी थे, उदारवादी, तो नंबर 1 किस, यह परिवर्तन क्या करना चाहते थे, तो निरंकुश राजतंत्र। यह क्या चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो निरंकुश राजतंत्र का अर्थ होता है निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है, वैसी शासन व्यवस्था को हम लोग निरंकुश शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं, असीमित शासन व्यवस्था। असीमित शासन व्यवस्था यानी कि राजा, इसके अंतर्गत निरंकुश शासन राजतंत्र के अंतर्गत जो भी शक्तियाँ होती हैं, वह राजा और रानी में निहित होता है। जबकि हम लोग फ्रांस की क्रांति जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोग चर्चा कर रहे थे किसका, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसने क्या कहा कि शासन व्यवस्था में 3 अंग होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और तीनों ही संस्थाएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। तीनों ही संस्थाओं में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि जो निरंकुश राजतंत्र होता है या असीमित शासन व्यवस्था जहाँ पर होती है, तो उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्ति है, विधायिका की शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति है, वह एक ही व्यक्ति किसमें निहित होता है, राजा में निहित होता है। इसीलिए इसे असीमित शासन व्यवस्था कहते हैं। जब इस पर सीमा अधिरोपित कर दिया जाता है, यानी इस शासन व्यवस्था पर यदि सीमा लगा दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है, सीमित शासन व्यवस्था। सीमित शासन व्यवस्था बन जाता है, या फिर इसे सीमित राजतंत्र कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन आज भी सीमित राजतंत्र का देश है। क्यों है, वह गणतंत्र नहीं है। हमने गणतंत्र के विषय में बता रखा है। वह सीमित राजतंत्र कौन है, ब्रिटेन। कैसे है, इसको भी हम लोग देख देते हैं। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, जिसको हम लोग ग्लोरियस रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन का मतलब ही होता है, रक्तहीन क्रांति का मतलब ही होता है कि उस क्रांति के दौरान बिना किसी रक्तपात हुए परिवर्तन हो गया था। यानी ब्रिटेन का जो राजा थे, उनसे शक्तियाँ छीन करके किस में निहित हो गई, यह 1688 में संसद में निहित हो गई। यानी जो राजा के पास शक्तियाँ थी, वह सारी शक्तियाँ किस में निहित हो गई, संसद में निहित हो गई। और संसद क्या करने लगा, राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने लगा। और यही कारण है कि वहाँ पर सीमित शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ।
यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर 1688 की बात करें तो एक और शासन व्यवस्था का निर्माण होता है जिसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था का जन्म कहाँ होता है? ब्रिटेन में हुआ। और इस संसदीय शासन व्यवस्था का जन्म कब हुआ? तो 1688 ईस्वी में, जब गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तब हुआ। इसे एक और नाम से जानते हैं, प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था। इसको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसको जान लेंगे तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था उदारवादी चाहते थे? तो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जिसको आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है, जिसको आधुनिक समय में आज हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज अगर सबसे प्रिय शासन व्यवस्था है, सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, तो वह कौन सी शासन व्यवस्था है? तो वह है लोकतंत्र। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि उदारवादी किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। तो निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, नंबर 1। अब देखिए नंबर 2 की बात करें। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित, यानी डायरेक्ट लिखते हैं, उदारवादी प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। अभी हमने बताया ना कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग प्रतिनिधित्व वाली शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। प्रतिनिधित्व वाली शासन व्यवस्था, तो संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था को ही हम लोग प्रतिनिधित्व वाली शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी इसी प्रकार के संसदीय शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, उदारवादी संविधानवाद के समर्थक थे। उदारवादी संविधानवाद के समर्थक थे। अब यहाँ पर देखिए संविधान, यानी संविधान शब्द को क्लियर करते हैं पहले, यानी संविधान, विधान। यहाँ सम के मतलब क्या होता है? बराबर, और विधान का मतलब होता है कानून। यानी कि उदारवादी किस प्रकार की शासन व्यवस्था करना चाहते थे? उदारवादी कैसा राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे? तो उदारवादी इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे जहां की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित होती हो। और संविधान क्या है? बराबर कानून, यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसका जो कानून है, चाहे चर्च हो, चाहे पादरी हो, चाहे कुलीन वर्ग के लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हों, यानी सभी लोगों पर एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि वह किसका समर्थक थे? संविधानवाद के समर्थक थे। ये नंबर 3 हुआ। अगर नंबर 4 की बात करें तो उदारवादी समानता
का अधिकार देना चाहते थे यानी उदारवादी इस ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। अभी हमने कहा ना संविधान यानी कि ऐसा कानून जो सभी पर एक समान लागू हो, उसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। और ये क्या चाहते हैं, उसके आधार पर, उस संविधान के आधार पर समाज के सभी लोगों को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। कोई ऊंच कोई नीच ना हो, सब पर कानून एक समान लागू हो। और यही उदारवादियों की सोच थी। इसी प्रकार के उदारवादी परिवर्तन करना चाहते थे। अगर पांचवें की बात करें तो उदारवादी क्या चाहते थे, तो जन्म पर आधारित, जन्मतः लिख देते हैं, जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। ये जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार क्या होते हैं? हम लोग जब फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे तो फ्रांस की क्रांति के दौरान हम लोग देख रहे थे कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था। जैसे प्रथम स्टेट की बात करें, द्वितीय स्टेट की बात करें, तो यह प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कर नहीं देते थे और यह कर न देने का राइट उनको जन्म से प्राप्त था। यानी कि अगर कोई पादरी वर्ग में जन्म लेता है, चाहे कुलीन वर्ग में जन्म लेता है, तो उसको जन्म से जो विशेषाधिकार प्राप्त होगा, जैसे कर न देने का अधिकार, उस प्रकार के अधिकार उसको जन्म लेते ही, उस परिवार में जन्म लेते ही प्राप्त हो जाएगा। योग्यता से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह जो अधिकार मिलेगा वह कैसे मिल जाएगा? जन्म के साथ ही यह अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद पांचवें की बात करें तो वे सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। छठवां होगा, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। सामंती व्यवस्था क्या है? तो प्राचीन यूरोप में अगर कहा जाए तो सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। इसके अंतर्गत जो संपदा थी, जो जमीन था, वह किसी व्यक्ति में निहित था और जो किसान थे वह पट्टे पर जमीन लेकर या उनके किराए पर जमीन लेकर के खेती किया करते थे तथा सामंत के खेतों पर काम करते थे। वैसी शासन व्यवस्था को हम लोग सामंती शासन व्यवस्था के नाम से जानते थे। और यह जो उदारवादी थे इस सामंती व्यवस्था को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उदारवादियों का मानना था कि किसान वास्तव में उस पर कार्य कर रहा है और यही कारण है कि ज़मीन का मालिक कौन होना चाहिए? किसान ही होने चाहिए, सामंत नहीं होने चाहिए। और आपको याद होगा कि जब फ्रांस में क्रांति संपन्न हुई तो सामंती व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। और यही कारण है कि यह उदारवादियों की विशेष सोच है और उसी सोच के आधार पर वे लोग क्या चाहते हैं? सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। नंबर 6, नंबर 7 वह मुक्त बाजार के समर्थक हैं। इसको समझाते हैं, समझाने के लिए वे यानी उदारवादी मुक्त बाजार के समर्थक हैं। यानी उदारवादी क्या सोच रखते हैं? एक ऐसा बाजार, मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है? जहां पर वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध ना हो, सरकार के द्वारा कोई भी नियम और कानून उनको प्रतिबंधित न करता हो, वैसी बाजार को हम लोग मुक्त बाजार के नाम से जानते हैं। और हम अभी देख रहे थे कि जो मध्यवर्गीय हैं, मध्यवर्गीयों के अंतर्गत जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये लोग आते हैं और ये क्या चाहते हैं? मुक्त बाजार चाहते हैं, ताकि यूरोप के देशों में उनके व्यापार करने में कोई असुविधा प्राप्त ना हो, कोई बाधा व्यवधान ना हो। और यही कारण है कि वो लोग क्या चाहते थे? मुक्त बाजार के समर्थक थे, मुक्त बाजार को स्थापित करना चाहते थे। इसके साथ 3-4 और चीज़ें हैं। 8 के अंतर्गत
मुद्रा मुद्रा में मुद्रा यानी कि जो रुपया होता है, मुद्रा में एक रूपता लाना चाहते थे, एक रूपता लाना चाहते थे। एक और लिख लेते हैं, 9वां, मापतौल की एकल इकाई स्थापित करना चाहते थे, एकल इकाई स्थापित करना चाहते थे। और तथा 10वां भी लिख लेते हैं कि आयात और निर्यात कर यानी टैक्स की बात हो रहा है, टैक्स समाप्त करना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए, ये चारों चीज़ें एक साथ देखने का प्रयास किया जाएगा तभी ये समझ में आएगा। वे चाहते थे कि पूरे यूरोप में इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण हो जहाँ पर बिना किसी बाधा और व्यवधान के वस्तुएं और व्यक्ति आ जा सकें, कोई सरकार के द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध न हो। दूसरा चीज़ चाहते थे कि लेन देन, जैसे खरीद बिक्री, तो खरीद बिक्री में मुद्रा का विनिमय करना पड़ेगा और उसमें क्या होगा, समय श्रम लगेगा। और यही कारण है कि वो क्या चाहते थे, मुद्रा में एक रूपता लाना चाहते थे, यानी यूरोप के देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे जहां पर एक ही प्रकार की मुद्रा हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप की मुद्रा होने पर क्या होता है, व्यापार करने में असुविधा प्राप्त होता है। और यही कारण है कि उदारवादी ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां पर संपूर्ण राष्ट्र में एक ही प्रकार की मुद्रा हो, एक ही प्रकार की मापतौल की एकल इकाई हो। अब पता चलेगा कि कहीं और मापतौल की दूसरी प्रणाली लागू है, कहीं और हम व्यापार करने के लिए जाते हैं, वहां पर कोई दूसरी प्रणाली लागू है, तो इसमें श्रम और समय दोनों ही बर्बाद होंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि और विकास नहीं होगा। यही कारण है कि वो लोग चाहते थे कि मापतौल की एकल इकाई स्थापित हो तथा आयात और निर्यात कर को समाप्त करना चाहते थे। वे चाहते थे कि एक व्यापार के अंतर्गत जो आयात और निर्यात कर लगाया जाता है, उसके कारण सामानों की, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाता है और यही कारण है कि उसे आयात और निर्यात कर समाप्त कर दिया जाए। ये चारों ही जो व्यवस्था है, जो परिवर्तन है, वे व्यक्तिगत या निजी स्वार्थों पर आधारित परिवर्तन की मांग हो रहा था। खैर, इससे समाज को भी लाभ मिलेगा। तो वे क्या चाहते थे, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां पर मुक्त बाजार की व्यवस्था हो तथा उसमें एक ही प्रकार की मुद्रा यानी प्रचलित हो और उसकी नापतौल की एकल इकाई भी एक समान की इकाई भी हो तथा अगर चौथे की बात किया जाए तो आयात और निर्यात कर न लगता हो, आयात और निर्यात कर समाप्त कर दिया गया हो। इसी प्रकार के उदारवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उन उदारवादियों के विषय में एक आक्षेप है, एक आपत्ति है। इसके विषय में कहा जाता है कि उदारवादी संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों नहीं थे, तो इसके विषय में कहता है, इसके विषय में उदारवादी संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे, क्योंकि ये लोग यानी उदारवादी महिला मताधिकार के विरोधी थे। अब यहाँ पर देखिए, इनको यही उदारवादियों के विषय में सबसे बड़ी आक्षेप है, सबसे बड़ी आपत्ति है कि उदारवादी लोकतंत्र की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार देना नहीं चाहते हैं। किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार के वे अधिकारी महिलाओं को नहीं समझते हैं। देखिए फ्रांस में कैसा परिवर्तन होता है। फ्रांस में जब 1791 का संविधान लाया जाता है तो उसके अंतर्गत जो मताधिकार है वह सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों में बांट दिया जाता है। सक्रिय सदस्य किसको कहा गया, जिसको मत देने का अधिकार था उसे सक्रिय सदस्य कहा गया, और निष्क्रिय सदस्य किसको कहा गया, जिसको मत देने का अधिकार नहीं था उसको निष्क्रिय सदस्य कहा गया। और महिलाओं को
चाहे वह संपत्तिधारी हो चाहे संपत्तिधारी न हो, चाहे 25 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुकी हो या प्राप्त न की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि महिलाओं को सदैव निष्क्रिय सदस्यता देने की बात किया गया, यानी कि महिलाओं को मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, उदारवादियों के द्वारा हम कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति जब होती है तो फ्रांस की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित है। जब फ्रांस की क्रांति उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित है तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस में जिस प्रकार का परिवर्तन होगा, और जैसा कि हमने कहा कि पूरे यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में जिस प्रकार के परिवर्तन होता है उसी प्रकार के परिवर्तन की मांग पूरे यूरोप में होती है, और उस विचारधारा यानी उदारवाद की विचारधारा और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव न केवल यूरोप में देखा जाता है बल्कि पूरी संसार में, पूरी वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 1791 का फ्रांस का संविधान लाया जाता है तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लाया जाता है। अब हमने फ्रांस की क्रांति के दौरान भी कहा था कि ये क्या है, वह महिलाओं को एक प्रकार से अधिकार न देने की बात हो, तो समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन यह उदारवादी विचारधारा महिला मताधिकार का विरोधी है, महिलाओं को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब आपको मत देने का अधिकार नहीं है तो संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था की जब स्थापना होगी या प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था की जब स्थापना होगी तो महिलाओं को जब मत देने का अधिकार नहीं है तो संसद के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिलेगा नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि उदारवादियों के विषय में यह आक्षेप है कि उदारवादी संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। तो इस तरह से यह उदारवाद है। हम अगले क्लास के अंतर्गत मिलते हैं, तो अगले क्लास में देखते हैं कि रूढ़िवाद क्या है और रूढ़िवादी किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, किस प्रकार की सोच रखते थे, और दूसरा रेडिकल किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, तथा रूढ़िवादी और रेडिकल कैसे उदारवादियों से भिन्न थे। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।